हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो जब किसी बॉडी को हॉरिजन से कुछ एंगल बनाते हुए कुछ वेलोसिटी से उसको ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो क्या है, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और उसका जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, जो मोशन होना चाहिए वो ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल जो होता है उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन के दौरान जो उसके द्वारा पाथ फॉलो किया जाता है उस फॉलोड पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक होता है। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोला के शेप में होता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल कि जब किसी मूविंग ट्रेन के अगर हम विंडो से किसी बॉडी को हम ड्रॉप कर देते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। इसी तरह से किसी एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है उसमें से हम जब बॉम्ब को रिलीज करेंगे तो वो भी एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ राइफल, एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। javelin thrown by an athlete. Okay, a jet of water issuing from a hole near the bottom of water tank is also an example of projectile motion. Okay, जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं तो उसके जो जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट फाइंड करना है एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहला जो कंपोनेंट है उस वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं अर्थ सरफेस के, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेते हैं अर्थ सरफेस के पैरेलल लेते हैं, अर्थ सरफेस के अलोंग लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यही दोनों कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में, कंबाइंड इफेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, मूवमेंट करता है। और ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटीज के, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या है, कंडीशंस क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए। तो सबसे पहला है कि जो है एयर का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एयर का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा तो जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है जो कि पैराबोलिक है वो पैराबोलिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पर जैसे ही अगर एयर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पैराबोलिक नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निग्लिजिबल, कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है और कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रह पाता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे हाइट फ्रॉम अर्थ, डेप्थ फ्रॉम अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके एटसेट्रा। तो इसलिए जब लॉन्ग रेंज का अगर जैसे कोई मिसाइल है, ठीक है, या सैटेलाइट है, तो उसका पाथ जो है पैराबोलिक नहीं रह पाता है, क्योंकि वहां पर जो है जब वो लॉन्ग रेंज का जो प्रोजेक्टाइल होता है जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो पैराबोलिक नहीं रह पाता है। तो ये कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है कि
जो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर है वो उसको हम एब्सेंस मान करके चलेंगे, और जो इफेक्ट ऑफ रोटेशन है या कर्वेचर ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है वो भी निग्लिजिबल मान करके चलेंगे, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो देखिए अब हमें क्या करना है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से एक बॉडी को क्या किया गया, यहाँ से देखिए प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया, ठीक है। तो इसमें ये देखिए ये जो O है यहाँ पर वो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी U से प्रोजेक्ट किया गया। ओके, और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, 2D में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये जो है एक्स एक्सिस है जो अर्थ सरफेस के अलोंग है, और दूसरा है वर्टिकल वाई एक्सिस जो कि अर्थ के परपेंडिकुलर है, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर अब जो हमने देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का जिसको हमने माना है u माना है, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने यहाँ से थीटा माना हुआ है, मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल है और एक्स एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे पहले ही बताया कि हम जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है इसके हम 2 कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। एक वो कंपोनेंट जो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो y एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज वर्टिकल टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको ux से डिनोट किया हुआ है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको uy से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग ux क्या है, ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड uy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो यहाँ पर u है इसके जो हमने 2 कंपोनेंट निकाला, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux वो किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर होगा, और uy जो होगा वो sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि देखिए यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux दैट इज u cos थीटा दैट इज ux मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ velocity remains constant throughout the journey of projectile, and vertical component that is uy which is equal to u sin theta is changeable, okay, decreasing or increasing। यही जो वैल्यू है uy है u sin theta वो क्या होता है, चेंजेबल होता है, और u cos theta क्या होता है, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं uy की, ठीक है, u sin थीटा की वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जाता जाएगा, ठीक है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और एक यहाँ पर पॉइंट है A जो मैक्सिमम हाइट ऑफ पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, जहां तक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम अपनी हाइट को अटेन कर सकता है, जहां तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट ऑफ पॉइंट पर पहुंच करके जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज uy दैट इज इक्वल टू u sin थीटा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन जैसा पहले भी मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम मैक्सिमम हाइट से अब प्रोजेक्टाइल जब नीचे की तरफ आ रहा है तो तब भी क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा वो चेंजेबल नहीं है, लेकिन अब यहाँ से जो मैक्सिमम पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया था, 0 हो गया था, uy इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि जब वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा जब प्रोजेक्टाइल का, तो अब यहाँ पर जो u sin थीटा है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। भले उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले देखिए मैक्सिमम हाइट से पर पहुंचने से पहले
यू आई का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड में था, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट गेन कर लिया तो उसके बाद से अब यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो अब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होगी यहाँ पर, भले उसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो इस इनिशियल वेलोसिटी u है, इसके दो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ही थ्रू आउट द होल जर्नी चेंज होते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि जो u cos थीटा है और u sin थीटा है, जो कि दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इनका जब कभी भी हम वेक्टर सम फाइंड करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, इनका सम क्या होगा, इक्वल आएगा, u के बराबर आएगा। ठीक है, u के इक्वल आएगा। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का वेक्टर सम हमेशा क्या होगा, यहां पर कि कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो उस पॉइंट पर इन दोनों कंपोनेंट का सम क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ऐसा हो कि अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, जैसे सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहे हो और दूसरा पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहे हो, तब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो यहाँ के वेलोसिटी के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगी, वेलोसिटी भी इसकी चेंज होगी। ओके, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस बता दें। सबसे पहले वो क्या है, देखिए कि यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन के साथ में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, और यू क्या है पर, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है जिससे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओके, तो ठीक है, और अब बात करते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिए ये जो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट गेन किया जाता है वो उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जहाँ पर प्रोजेक्टाइल फॉल हो रहा है, ये दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम रेंज कहते हैं और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम ये बता दें कि जो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है, रेंज के बराबर है, और जो वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो मैक्सिमम हाइट है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहलाता है कि जितने समय तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जब इस बॉडी को यहाँ से ऐसे पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल को, तो इसका पाथ जो होता है वो जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल की वो पैराबोलिक होती है। तो क्या करना है हमें कि हमें सबसे पहले ये शो करना है कि किसी प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोलिक होता है। दूसरा हमें फाइंड करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितने देर तक वो एयर में रहा, उस टाइम को हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और उसे फाइंड करना है। फिर उसके बाद से हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, हमें फार्मूला ड्राइव करना है, और उसके बाद से हमें इसमें जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है उसे भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि हमें ये बताना है कि जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। इसके लिए हम क्या करें, प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए आपको पहले भी मैंने बताया कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, उसके दो कंपोनेंट फाइंड करने थे, एक u साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है और दूसरा u cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डजंट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट
ठीक है। और ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो अर्थ सरफेस के अलोंग हम मान करके चलते हैं, उसके पैरेलल मान करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अब मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो हम यू एक्स ले रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वो क्या होती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता है थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन से चलता है तो ऑब्वियसली उसमें जो एक्सेलेरेशन होगा या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हम अब ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है इक्वेशन में कि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या माना है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको x माना हुआ है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ux, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u cos थीटा है और ax क्या है, यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ जीरो टी स्क्वायर, और इससे हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे आगे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने जो प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट माना है वो y माना था, ठीक है। और यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी माना हुआ है, और टी क्या है कि टी टाइम के बाद मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, बॉडी का, प्रोजेक्टाइल का। तो यहाँ पर ये क्या है, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या होता है, वो चेंजेबल होता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, ठीक है। और वो जो मोशन होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे जो रिमार्केबल पॉइंट है कि जब कभी भी हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो उस केस में जब अपवार्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल जा रहा होगा तो उसके लिए एक्सेलेरेशन क्या लेंगे, हम निगेटिव में लेंगे, क्या लेंगे, एक्सेलेरेशन हम निगेटिव में लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ए वाई से मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो कि निगेटिव होगा, माइनस जी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब हम इस इक्वेशन में जब हम इन दोनों वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, ओके, या y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि जो हमने अभी एक वैल्यू फाइंड किया था इससे पहले, वो क्या था, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ये जो t है इस t की जगह पे हम x अपॉन यू कॉस थीटा रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया हमारे पास, वैल्यू रखते हैं, देखिएगा यहाँ पर जो x अपॉन यू कॉस थीटा किसके बराबर था, t के बराबर था, यहाँ भी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा किसके बराबर था, टी के बराबर था। तो जब हमने इक्वेशन में रखा तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और यू से यू क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो यहाँ हो गया वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली अब ये जो है, ये जो हमारे पास देखिए क्या आया, किस तरह से इक्वेशन आ गया, देखिए ये y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और x क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बीच में क्या हुआ, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। और ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन रहा है, किस तरह से बन रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कि क्या है, पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसे सपोज करिए कि एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और ये कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा,
पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पैराबोला। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेजेक्ट्री और पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट दैट इज रिमेन्स इन एयर वाइल गोइंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, तो इसमें अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है किसके लिए? एक टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें एक्सप्रेशन या फार्मूला फाइंड करना है कि कितना समय तक, कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। ओके, रिमेन्स इन स्पेस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट गेन करने में जो टाइम लगा वो स्मॉल टी है। ठीक है, और फिर मैक्सिमम हाइट से फिर जहां पे वो ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है, वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो भी स्मॉल टी है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम हाइट गेन करने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम फिर वापस वहां से मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कि जो मैक्सिमम हाइट को गेन करने में टाइम प्लस मैक्सिमम हाइट से वापस अर्थ जहां पर प्रोजेक्टाइल फॉल हुआ है वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और उसको रिप्रेजेंट किया किससे? कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी जो हो गया किसके इक्वल हो गया? 2 इंटू टी के बराबर हो गया। या ऐसा हम भी कहेंगे कि टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? टी बाई 2 के बराबर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब ध्यान देने की जरूरत है कि हम जानते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई जो होता है वो यू साइन थीटा होता है। और जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम अपार डायरेक्शन में लेंगे तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। और टाइम हम कितना लेंगे? टी बाई 2 लेंगे। ठीक है, और देखिएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला जो हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस फार्मूले में जैसे ही हम रखेंगे तो क्या बना? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि एट मैक्सिमम हाइट वी वाई क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी along y axis that is vertical component of initial velocity is u sin theta। ओके, और एक जगह पे अब हम क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक रिलेशन बन के आ रहा है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास t इज इक्वल टू आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी, जो कि एक रिलेशन है किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, तो ये दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो थ्रू आउट द जर्नी क्या होता है? रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो मोशन जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सलेशन का कोई मतलब ही नहीं है, एक्सलेशन तो उसमें 0 हुआ। तो हम अच्छी तरह से आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है? क्या होता है फार्मूला? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वही हम क्या करें, उसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया r, वो किसके बराबर हो गया? हॉरिजॉन्टल रेंज r वो हो गया क्या? इनिशियल वेलोसिटी along the direction of horizon and time, total time
ठीक है। टोटल टाइम यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, टी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है यू कॉस थीटा इंटू टी। हमने कैसे रखा है इसको, वही वाला फार्मूला एस इज इक्वल टू वी इंटू टी से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं तो डिस्टेंस से हमारा मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने यहाँ पर आर से ले लिया है। ठीक है, और जो जब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो कि बराबर है यू कॉस थीटा के, और टोटल टाइम ये है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो टी अभी अपने वेरीफाई किया है, प्रूफ किया है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट टी होता है वो 2u sin थीटा अपॉन जी के इक्वल होता है। तो इसमें रखने के बाद हमारे पास देखिए क्या आ गया, u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास रेंज आ रहा है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो 2 sin a cos a किसका फार्मूला होता है, sin 2a का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने 2 sin थीटा cos थीटा के बदले में क्या रखा है, sin 2 थीटा रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक रेंज का फार्मूला निकल के आ रहा है, वो फार्मूला क्या बना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोजेक्टाइल के रेंज को इफेक्ट करेंगे, मतलब उस प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली देख रहे हो कि यहाँ पर आर जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यू पर भी डिपेंड कर रहा है, जी पर भी डिपेंड कर रहा है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करें, यू अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, और जो शॉर्ट रेंजेस डिस्टेंस है उसके लिए जी की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, कांस्टेंट मानेंगे। हालांकि उसमें चेंज आता है, लेकिन चेंज इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर u और g क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो r है वो r वास्तव में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, कि हम कितने एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, कितना हम एंगल फॉर्म करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें फाइंड करनी है कि जब मैक्सिमम रेंज होगा वो मैक्सिमम रेंज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, हमने आपको क्लियर कट यहाँ बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है आर, वो वास्तव में जो वो डिपेंड करेगा वो किस पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें अब ये वैल्यू फाइंड करनी है कि कब मैक्सिमम रेंज होगा, कितने डिग्री एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, पहले ये देखिए आगे कि यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास जो है फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए हमने अभी भी बताया कि जो रेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर, एंगल थीटा के ऊपर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो यहाँ पर साइन 2 थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी साइन 2 थीटा की लेंगे तो कितना लेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, और हम जानते हैं कि 1 जो होता है वो साइन 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन 90 के बराबर हो गया, इसका मतलब हुआ कि साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो रेंज क्या होगा, प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पर साइन 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास जो एक आर मैक्सिमम आया, मैक्सिमम रेंज आया, वो कितना आया मैक्सिमम रेंज, वो मैक्सिमम रेंज आ गया यू स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है, तो जब कभी भी मैक्सिमम रेंज की बात करें
तो इसका मतलब हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेना होगा, और वो जब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस ड्राइंग में क्या है कि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक 75 डिग्री और दूसरा 15 डिग्री। ठीक है, जब दोनों पे प्रोजेक्ट किया गया बॉडी को 75 डिग्री और 15 डिग्री, तब दोनों के लिए रेंज क्या है, ये सेम है। उसी तरह से जब 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर क्या किया गया, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, तो दोनों केस में 30 डिग्री में भी और 60 डिग्री में दोनों केस में क्या है, रेंज सेम है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैक्सिमम रेंज की हम बात करेंगे, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो कब हो रहा है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तब रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसलिए एथलीट जो है ड्यूरिंग जैवलिन थ्रो या ड्यूरिंग डिस्कस थ्रो अपने डिस्कस को या जैवलिन को इस तरह से रखता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बन सके हॉरिजॉन के साथ में, और उसका रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो सके रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक बात और भी निकल के आ रही है डियर स्टूडेंट्स, वो ये क्या है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि जब हम देखिए, चाहे हम 75 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टाइल को या 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, उनके लिए रेंज दोनों के लिए क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। या हम इस तरह से बात करें, दूसरा अगर हम ले रहे हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है, या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है, तो इन दोनों केस में आप देख रहे हो कि रेंज क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से रहे हैं, तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, दोनों केस में रेंज क्या होगा, सेम होगा। फिर से बता रहा हूँ कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, तो दोनों केस में रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसके लिए जैसे यहाँ पर देखिए कैसे हम बताएंगे इस बात को, कैसे हम कहेंगे कि दोनों केस में सेम होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया वो कितना, हमने थीटा लिया, तो उसके लिए रेंज कितना हो गया, आप जानते हो अभी हमने प्रूफ किया हुआ है। तो रेंज कितना हो गया, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो रेंज हो गया हमारे पास, देखिए R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन अब हमने क्या किया, यही पर कि अब हमने एंगल जो है इस तरह से थीटा, ये जो एंगल है हमारे पास वो क्या है, थीटा है, तो ओब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम वर्टिकल से भी अगर हम एंगल को कंसीडर करते हैं, तो वर्टिकल से जब कंसीडर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को चाहे हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें, क्या होगा, दोनों केस में रेंज क्या होगा, सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसीलिए हमने पहले के लिए केस में क्या लिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लिया है, और दूसरे केस में क्या लिया है, दूसरे केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा लिया, यानी कि वर्टिकल से वही एंगल हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा हुआ, और हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इससे फिर वही फार्मूला हमारे पास घूम करके क्या आ गया, R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया। इसका मतलब हुआ कि हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लें या 90 माइनस थीटा लें, रेंज दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। वही बात है कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, यहाँ पर इस ड्राइंग में एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, क्या कि एंगल हम चाहे थीटा लें या 90 माइनस थीटा लें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों केस में क्या है, रेंज सेम है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आप
15 डिग्री पर ये रेंज रहा, और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 15 है, तो 90 माइनस 15 कितना हुआ 75, तो 75 पे ये देखिए ये जो दिखा रहा है, लेकिन उसके लिए भी रेंज क्या है, सेम है। फिर अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर 30 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो 30 डिग्री के लिए रेंज ये रहा, ठीक है। और अब हम 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए ये देखिए, लेकिन रेंज फिर भी क्या है, दोनों के लिए सेम है। और फिर अब हम दोबारा बता दें कि जो 45 डिग्री है तो हम 45 डिग्री कहें या 90 माइनस 45 कहें, ठीक है, आना तो 45 ही है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब थीटा दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो उस केस में रेंज क्या होगा, देख रहे हो आप, मैक्सिमम हो रहा है रेंज कब मैक्सिमम हो रहा है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट से क्या मतलब है कि हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ठीक है। और इस मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी का फार्मूला हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट का फाइंड करना है, जो कि होता है क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कि हम जानते हैं कि जो t है यहाँ पर कैपिटल T, वो क्या है, स्मॉल t प्लस स्मॉल t है, ठीक है। ये स्मॉल t क्या है, मैक्सिमम हाइट तक गेन करने में लगा टाइम, और मैक्सिमम हाइट से फिर पॉइंट ऑफ हिटिंग एट द ग्राउंड तक पहुँचने में लगा टाइम, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्मॉल t हो गया, यानी कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो स्मॉल t हुआ, और स्मॉल t किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट हमें लेना होगा, क्योंकि हाइट निकालनी है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का, वो कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा होता है। और क्योंकि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव लेंगे। और यहाँ पर जो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट y है उसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया, कब, जब वो मैक्सिमम हाइट को गेन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट गेन करने में जो टाइम लगा वो स्मॉल t माना है, जो कि कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल t है, अभी पहले भी हमने इसको प्रूव किया है कि वो u साइन थीटा अपॉन g के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो यू वाई है वो यू साइन थीटा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये सब हमें मिलता जा रहा है, ठीक है। क्या, देखिए ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। और अब हम और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यू क्या हो गया, यू स्क्वायर है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और माइनस 1/2 यहाँ भी क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप कि ये जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आया क्या, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि हाइट जो है मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या था कि बॉडी के प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम,
किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी मोमेंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, कितना होगा वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर कि हमने, देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी u माना हुआ था, ठीक है, तो हमने अब वो पॉइंट हम ले रहे हैं, कहाँ पर ले रहे हैं वो पॉइंट P ले रहे हैं हम, ठीक है। पॉइंट P पर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, जो कि पॉइंट P तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो t है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है t टाइम के बाद वो v है, ठीक है। तो इस v के अब क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसको यहाँ पर PL से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे हम VY से डिनोट करेंगे, और इसको यहाँ पर PM से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो PL और PM बोथ आर components of velocity at point P after time t or at any instant or any moment t, ओके। अब इन दोनों हम कंपोनेंट्स का क्या करें, अगर हम वेक्टर सम करें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाना चाहिए, v आ जाना चाहिए। तो वो रिजल्टेंट जो है vx और vy का जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पैरेललोग्राम जो बन रहा है क्या, PLRM, इसका जो डायगोनल है PR, वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट का। इसका मतलब हुआ कि V इज इक्वल टू VX प्लस VY, और ये भी क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस वेलोसिटी का पॉइंट P पर टाइम t के बाद इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए आपने यहाँ तक तो देख लिया था कि जो रिजल्टेंट है Vx और Vy का वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया था। देखिए यहाँ पर हम जो है डायगोनल जब निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो PR² इज PR जो हो गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PL² प्लस LR², ओके। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो LR है वो किसके बराबर है, PM के बराबर है, ठीक है। और PL जो है वो हमने क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो कि Vx है, और PM क्या है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, उसको हमने क्या माना था, Vy माना था, ठीक है। तो अब हम ये Vx और Vy जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने रख दिया, और यहाँ पर ये क्या रख दिया, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूले ओपन कर देंगे, तो हमारे पास देखिए क्या बन जा रहा है, टोटल ये बन गया u² cos स्क्वायर थीटा, और ये जो यहाँ से बना u² sin स्क्वायर थीटा प्लस g² t² माइनस 2u gt sin थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर u² cos स्क्वायर थीटा और u² sin स्क्वायर थीटा, तो इसमें u² क्या है, कॉमन है दोनों में, तो कॉमन जब है तो हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि u² को यहाँ से हमने बाहर कर लिया, तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और ये तो अभी चल ही रहा है, g² t² माइनस 2u gt sin थीटा, ओके। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये वैल्यू आ गई u², और ये वैल्यू यहाँ g² t², और ये तो यहाँ है ही। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप एकदम क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट, जिसके रिजल्टेंट को, मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट को हमने v से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो v किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ u² प्लस g² t² माइनस 2u gt sin थीटा के बराबर है। अब हम बात करेंगे किसका, डायरेक्शन निकालने का। तो डायरेक्शन तो वही होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, फिर से ड्राइंग देख लीजिए आप, ठीक है। जब हम डायरेक्शन फाइंड करने जाएंगे यहाँ पर, तो डायरेक्शन से मतलब है कि हमारा यहाँ पर
इसके साथ में, किसके साथ में, इसके साथ में हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, हॉरिजन के साथ में निकाल रहे हैं इसका डायरेक्शन, तो उसको हमने मान लिया कितना, बीटा मान लिया। ठीक है, तो बीटा जब हम निकालेंगे, ये tan बीटा निकालेंगे, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वेलोसिटी v के डायरेक्शन को हॉरिजन के साथ में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो tan बीटा होगा वो क्या होगा, ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब इस एंगल को फाइंड करेंगे, बीटा को, tan बीटा को, तो क्या होता है, tan बीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ किसके बराबर है, RL के बराबर है, और बेस क्या है, PL के बराबर है, और RL किसके, PM के बराबर है, और RL जो है VY है, और PL क्या है, VX है। तो ऑब्वियसली जो tan बीटा हुआ वो क्या हुआ, VY अपॉन VX, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो tan बीटा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, VY अपॉन VX आ गया। क्या करेंगे यहाँ पर कि जो VY और VX, उस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर। तो VY की वैल्यू क्या है, u sin थीटा माइनस GT, पहले ही आप देखे हैं, और VX की वैल्यू है u cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब ऑब्वियसली क्या बन गया, tan बीटा जो बन गया वो आ गया tan थीटा माइनस GT अपॉन u cos थीटा। कैसे आ गया, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा को इसके साथ पहले ले लिया, फिर यहाँ से माइनस GT अपॉन ये इसे ले लिया, तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो tan बीटा है ये क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजन एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट t। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर कट बात बता दूं फिर से, कि जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा है वो रिमेन्स सेम, डज नॉट रिमेन सेम। ठीक है, सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता है, टाइम के साथ वो भी बदलता जाता है, और साथ साथ वेलोसिटी भी बदलती जाती है, वेलोसिटी भी चेंजेबल होती है। अब वेलोसिटी की बात बता दें कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो चेंजेबल होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा, v sin थीटा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos थीटा, वो थ्रू आउट द होल जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल को जो फायर किया, लॉन्च किया किसी एंगल पर, तो अगर हम उस एंगल को वर्टिकल के साथ लें, अभी तक हम थीटा को किसके साथ ले रहे थे, हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे थे। ठीक है, अर्थ सरफेस के अलोंग जो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, उसके अलोंग ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या लेना है कि वर्टिकल के साथ लेना है। तो वर्टिकल मतलब फिर बात वहीं आ गई कि क्या आ गई कि यहाँ पर जो इस तरह से हम चाहे इसको हम थीटा कहें, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा वर्टिकल से वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम चाहे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टाइल को, या वर्टिकल से 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें, तो भी क्या हुआ, जो हमारा रेंज या जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, क्वांटिटीज हैं वो सेम होंगे। तो उसके लिए हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि पहले केस में जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है कि आप जानते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u sin थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हमें क्या रखना है, sin 90 माइनस थीटा रखना है। तो फिर ये कितना आ गया, फिर वहीं के वहीं आ गया। ठीक है, और जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट में अब हम थीटा की जगह क्या रख लेंगे, 90 माइनस थीटा रखेंगे। तो 90 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, उसी के क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ रिकैप करना चाहता हूँ। ठीक है, कि जब हम जो यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जिसके दो कंपोनेंट ux u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट u जो कि u sin थीटा है। ठीक है, तो उससे जो है पाथ ऑफ
प्रोजेक्टाइल जो कि क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री जिसको हम कहते हैं, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे जब किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल का वो t इजकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, और रेंज जो होता है, रेंज होता है r इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जो मैक्सिमम हाइट जो होती है प्रोजेक्टाइल की, जिसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, और कैपिटल H जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी बता दें कि जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द होल जर्नी, और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है चाहे वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जब हम ट्रीट करते हैं तो एज अ यूनिफॉर्म मोशन ट्रीट करते हैं, और जब हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को ट्रीट करते हैं तो हम उसको यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन की तरह उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।